अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो इकोनॉमिक टीम है वो कमिटेड है टू द रिफॉर्म्स दैट दे हैव ऑलरेडी लेड डाउन, और ये जो रिफॉर्म्स हैं इसमें काफ़ी रिपरकशंस हो रहे हैं लोगों के ऊपर, लोगों की इनकम लेवल्स पे, लोगों की कैपेसिटी टू इवन मेंटेन द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ एज बिफोर। क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, कितनी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आई एम वेरी हैप्पी टू हैव डॉक्टर हफीज़ पाशा येट अगेन। ही इज़ एज वी ऑल नो, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही हैज़ हैड ऑल पोर्टफोलियोज, और अब आजकल ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, तो इनका हम एज अ प्रोफेसर लेट्स टैप his knowledge of his economic knowledge. Dr. Sahab, I want to start with one question, which is कि अगर आप देखें जो desired objectives हैं वो तो मेरा ख्याल में इस मुल्क में सबके एक equal हैं, जो जहाँ हफीज़ शेख या रज़ा बाकर साहब के जो objectives हैं वही आपके भी होंगे, वही मेरे भी होंगे, मगर the path towards those objectives is obviously varies. अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि कितनी ज़्यादा paths होते हैं to achieve one objective, because there are so many policies, कितने सारे economists हैं जिनकी slightly different views होते हैं, different ways to get achieving an objective होता है। और ये भी हमें बताइएगा कि क्या जो इनका वे है वो, I mean this इनका वे तो है कि it's their way or the highway, is that the right approach? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया, तो पहले मैं आगाज करता हूं बिस्मिल्लाह कहकर। आप सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने जब IMF प्रोग्राम को नेगोशिएट किया और उस पे हम गामजद हो गए जी, तो कुछ एहसास इस बात का होता है कि हमारी इकोनॉमिक टीम ने बड़े जोश से बहुत से मुख्तलिफ स्टेप्स उठाए जी। 6 से 7 ऐसे अहम स्टेप्स उठाए हैं। पहले तो करेंसी को गिराया तकरीबन पिछले 1 साल 1.5 साल में 35%। फिर इस साल के बजट में बेशुमार टैक्सेस डाल दिए, तकरीबन 700 अरब के एडिशनल टैक्सेस। फिर आपने बिजली और गैस की जो टैक्सेस डाले वो उससे भी ऑब्जेक्टिव जो था, जो इनका टारगेट था, वो नहीं मीट हुआ। 5.5 वो नहीं हो रहा है। जी जी, बिल्कुल नहीं मीट हो रहा है। इसलिए वो टारगेट ही बिल्कुल ही गैर मुमकिन सा था कि 44% आप रेवेन्यूज में इजाफा करें। जी जी, ये तो बिल्कुल ही गैर मुमकिन सी बात थी, हम पहले दिन से कह रहे हैं। चौथी बात ये थी कि उन्होंने तेल और की कीमतों में भी बड़ा इजाफा किया, तकरीबन 25 से 30%। जी, ये सब चीजें जब आप मिला लेते हैं तो उसके नतीजे में 2 वाज़े तौर पर असरात होते हैं जी। एक तो ये कि आपके अफराती ज़र की रफ्तार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। आज जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का फिगर दिया है पिछले हफ्ते का जी, ये 20% से ऊपर जा चुका है। और मैंने आज खाने पीने की अशिया की कीमतों को देखा है तो मुझे हैरत हो रही है ये कहते हुए कि इजाफा 23% हो चुका है। पिछले कोई 20 साल में इस रफ्तार से खाने पीने की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था जी। इससे जो आम लोग हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए। दूसरी तरफ आपने इकोनॉमी को इतना टाइट कर दिया कि इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश में कि बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है, और आपका जो सनती शोबा है उसमें तकरीबन 6.5% कमी आई है। ये भी बहुत कम देखा गया है हमारे तारीख में जी। तो लिहाजा इस अंग्रेजी में अगर आप इजाजत दें तो मैं कह सकता हूं कि ये ओवर किल था, ओवर एंथुजियास्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स, और बेचारे हमारे लोगों को इसकी वजह से बड़ा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 23% खाने पीने की चीजों में इजाफा, जबकि तनख्वाहों में इजाफा नामुमकिन होने के बराबर। So essentially, डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि there is a need to
tweak some of the policies. Magar I'll come back to you to what I originally asked you कि डॉक्टर साहब ये जो to achieve stabilization or to achieve reforms और हमें सख्त ज़रूरत है. I think both of us are agreed कि structural reforms की बहुत ज़रूरत है, हमें stabilization की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. But was this the only way forward? No, the better approach में 2-3 चीजें बहुत अहम थी जिस पर तवज्जो इतनी नहीं दी गई और उसमें रिजल्ट्स भी बहुत कम आए. सबसे पहले हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को मुसलसल कम करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि हम अपने बरामदात में इजाफा करें, और उसके लिए तो करेंसी भी गिराई गई 30-35%, मगर नतायज बड़े अफसोसनाक थे कि 3% इजाफा हुआ है पहले 6 महीने में. डॉक्टर साहब एक चीज बिफोर यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज में ये अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट जो अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू देम जो हमारी करेंसी थी वो दिसंबर 2019 से वो दिसंबर 2018 से वो ओवर वैल्यूड होनी शुरू हो गई थी. तो ये इन्होंने कोई एम्पिरिकल अगर स्टडी कर लेते जिसमें कि वो उनको पता लग जाता कि क्या सिर्फ अंडर वैल्यू करने से करेंसी जो है अंडर वैल्यू हुई थी, अंडर वैल्यू करेंसी करने से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती पाकिस्तान की, बट दे नेवर डिड दैट. ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. उसमें देखिए कि अंडर वैल्यूएशन जब आप करते हैं, वही जो मैं बात कह रहा हूं कि बड़े जोश से टीम ने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, ओवर इंप्लीमेंट कर दिया, उसके नतीजे में अफरात ज़र में तो बेतहाशा इजाफा हुआ, मगर एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ. इसलिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स में दरामदात का भी बड़ा दखल है, तो इनपुट कॉस्ट्स में इजाफा हो जाता है जब आप करेंसी गिराते हैं. दूसरी तरफ आपने गैस और बिजली के जो टैरिफ्स हैं इतनी तेजी से बढ़ाए कि उसके नतीजे में कॉस्ट्स बढ़ गई. तो हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई खास कंपेटिटिवनेस का एडवांटेज नहीं मिला करेंसी की गिरावट से, और उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ. एक तो ये चीज है जिस पर कम तवज्जो दी गई. दूसरे और तरीके थे. इस साल जीरो रेटिंग को हटाना मैं समझता हूं नामुनासिब था. डॉक्टर साहब we'll take a short break here. We'll come back and please continue with your thought then. Khawateen Hazrat, stay with us if you can. Welcome back ladies and gentlemen. डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि बरामदात जो थी a lot of them हमारी एक्सपोर्ट्स उस पर डिपेंडेंट होती हैं, जिसकी वजह से जब इन्होंने गिराया उसको इंपोर्ट्स को थ्रू रुपी डिप्रिसिएशन तो एक्सपोर्ट्स भी गिरी हैं, मतलब इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ी हैं. जी. एक दूसरी तरफ जो प्रायोरिटी के लिहाज से जी मेरा ख्याल ये है कि तवज्जो जो दी गई है वो ज्यादा टैक्स रेवेन्यूज के इजाफे पे दी गई है. यकीनन हमें अपने टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना है, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक साल में 44% इजाफा को टारगेट करें. पाकिस्तान की तारीख में 21% से ज्यादा कभी नहीं हुआ, और इसके नतीजे में आपने बेतहाशा बोझ इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू डाला. आप ऐसे ऐसे आइटम्स पे टैक्सेस बढ़ाएं, चीनी पर, घी पर, CNG पर, ये सब आम चीजें हैं. आपको ये करना चाहिए था, और हम सब का ख्याल ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे कि उनका तवज्जो होगा इकोनॉमी ड्राइव पर. गवर्नमेंट के अखराजात जो हैं वो हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, और इस साल के बजट में उन्होंने 30% इजाफा किया है करंट एक्सपेंडिचर में. ये तो हैरत अंगेज बात है. आपको टैक्सेशन महदूद करना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो करें, मगर जो आपके खर्चे हैं, अब आप देखिए इस वक्त जो काबिना है आपकी, अगर आप उसमें स्पेशल असिस्टेंट्स को भी इंक्लूड कर लें तो शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबिना है. अब इस तरह के खर्चे तो आपको नहीं करने चाहिए थे. आपने कहा था कि मैं इकोनॉमी ड्राइव करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बट वेयर इज द इकोनॉमी ड्राइव? देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी इकोनॉमी ड्राइव. तो ये एक और गलत एरिया था प्रायोरिटी के लिहाज से. तीसरी तरफ पावर सेक्टर में जो सर्कुलर डेट का मसला था,
اس کو حل کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ آپ نے ڈھونڈ لیا. وہ کیا کہ جو گیپ ہے اس کو کور کرنے کے لیے قیمتیں بڑھا دیں, ٹیرف بڑھا دیں. آپ نے ٹیرف بڑھا دیا, اس پہ بھی بوجھ پڑا لوگوں پر. اور یہ ڈاکٹر صاحب ساری گورنمنٹس نے کیا ہے, مطلب اس میں کوئی ڈیفرنٹ نظر نہیں آیا. دیٹس رائٹ. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ تبدیلی آ رہی ہے جی, اور اگر تبدیلی کی بات کریں تو نئے طریقے ڈھونڈنا پڑتا ہے. آپ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے. جی, لاسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ آپ جب ٹیرف یا قیمت بڑھاتے ہیں بجلی کی تو اس سے لاسز بڑھتے ہیں. یہ ایک ویشس سائیکل ہے. ایبسلیوٹلی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مسئلہ حل کرنے کا. اس سے مسئلہ بگڑتا ہے اور قیمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ایکسپورٹس متاثر ہوتے ہیں, ہماری انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے. یہ تو بہت ہی واضح چیز ہے کہ آپ نے اگر قیمتیں بے تحاشا بڑھا دیں بجلی اور گیس کی تو ایک آپ ویشس سائیکل میں چلے گئے. تو سوچ سمجھ کے میرا خیال یہ کہ آپ کو بڑھانا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیے پچھلے کچھ ہفتوں میں, سال کے آغاز میں جی, ہمیں خوشخبریاں ملی ہیں کہ گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے, بجلی کی قیمت بڑھ چکی ہے. تو یہ تو پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے. جی, اب اور آخری بات جو میں پرائیورٹیز کے لحاظ سے کہنا چاہتا ہوں جی, وہ یہ ہے کہ آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں صحیح, جو پچھلے کچھ سالوں سے بے تحاشا لاسز میں جا رہے ہیں, اور لاس تقریباً 1.6 کھرب تک ہو چکا ہے, آپ ڈیسیشن لیں, آپ کچھ کو بند کریں, کچھ کو پرائیویٹائز کریں, تیزی سے آگے بڑھیں تاکہ لاسز میں کمی آئے اور اس کا بوجھ بجٹ پہ نہ پڑے. تو اب میں اگر مختصر کہوں کہ ایکسپورٹس پہ توجہ زیادہ دینی چاہیے تھی, خرچوں کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, پاور سیکٹر میں لاسز کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, اور آخری بات کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو لاسز میں تھے ان کے بارے میں ڈیسیشن لے کر امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. یہ 4 پرائیورٹیز تھے which are somewhat missing in the government's program. Which have still not been implemented. ڈاکٹر صاحب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, as you are fully aware, ان کا ایک سگنیچر پروگرام ہے, and I think one has to appreciate that. ایک احساس پروگرام ان کا ہے جس میں انہوں نے وہ بھی دیے ہیں, ہیلتھ کارڈز دینا چاہتے ہیں. اب راشن کارڈز کی بات ہو رہی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز میں 7 بلین کی سبسڈی دینے کی بات ہو رہی ہے. I mean apart from the fact کہ پہلے 3 مہینے میں جو ہماری اکنامک ٹیم لیڈر ہیں حفیظ شیخ صاحب, انہوں نے سوشل ڈیولپمنٹ اور احساس پروگرام, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انڈر 1% آف واٹ واز بجٹڈ ریلیز کیا ہے. بٹ مائی کوشچن is this the right approach کہ آپ ہینڈ آؤٹس دے دیں while you are the actual reasons for the inflation جو بڑھ رہی ہے monetary policy کی وجہ سے, آپ کی monetary policy specifically with reference to undervalued rupee جس کی وجہ سے petroleum products بہت بڑھ گئے ہیں, taxes کی وجہ سے, stifling economic activity on the other hand. تو آپ انفلیشن کے روٹ کازز کو تو آپ دیکھ نہیں رہے, آپ ادھر ہینڈ آؤٹس دے رہے ہیں, تو اس سے prices تو مطلب will that make any too much of a difference? دیکھیں, آپ نے بڑی مناسب بات کی ہے. آپ کو اگر بے روزگاری اور افراط زر کو حل کرنا ہے